जय हिंद साथियों, चहल एकेडमी का ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि एक अनोखी पहल छेड़ी गई है चहल एकेडमी के द्वारा, मेरे संग। यहां पे हम आपकी तैयारी करवाएंगे 72nd बीपीएससी के लिए, और उसी का पूरा रिवीजन सेशन चल रहा है करंट अफेयर्स का। तो आप लोगों को बच्चों इस रिवीजन सेशन को अटेंड करना है और छोटे छोटे नोट्स बनाते रहना है, क्योंकि यहां पर हम जनवरी 2025 से लेकर के आपके एग्जाम्स तक के सारे करंट अफेयर्स को कवर करवाएंगे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए शुरुआत करते हैं, देखते हैं पहली आपकी न्यूज या फिर पहला आपका क्वेश्चन क्या है। आप लोग साथ के साथ आंसर देने की कोशिश करेंगे बच्चों, ठीक है। चलिए अब देखते हैं, व्हेन वाज नेशनल बर्ड डे ऑब्जर्व एनुअली। राष्ट्रीय पक्षी दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया गया था, या कब इस साल मतलब उस साल कब मनाया गया था, तो जाहिर सी बात है कब मनाया जाता है ये भी पॉइंट है। चलिए बच्चों, तो जनवरी 5, ठीक है, जनवरी 5 को हम लोग हर साल क्या मनाते हैं, राष्ट्रीय पक्षी दिवस सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है बच्चों, अब इसमें हम लोग क्या करते हैं, इसमें क्या किया जाता है कि पक्षियों से रिलेटेड अवेयरनेस फैलाई जाती है लोगों के द्वारा। ठीक है बच्चों, तो 5 जनवरी को हम हर साल क्या मनाते हैं, तो राष्ट्रीय पक्षी दिवस मनाते हैं प्रतिवर्ष। क्लियर है पॉइंट बच्चों, याद रखेंगे आप लोग। आगे देख लेते हैं कि पक्षी संरक्षण के लिए जागरूकता फैलाई जाती है, यहां पे आप देखोगे। उसके बाद आप लोग देखोगे कि भारत का राष्ट्रीय पक्षी, ये तो चलिए सभी को ही पता भाई, सब इतना कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है बच्चों, याद रखना। तो पक्षियों की हम बात कर रहे हैं, पक्षियों को बचाना जरूरी है, इस वजह से हम लोग यहाँ पे क्या 5 जनवरी को राष्ट्रीय पक्षी दिवस सेलिब्रेट करते हैं। ठीक है बच्चों, चलिए हम लोग फास्ट ट्रैक मोड पे चलेंगे बच्चों, यानी कि रिवीजन सेशन है तो आपको बहुत सारे डिटेल में नहीं दे पाऊंगा। अभी हम लोग सिर्फ और सिर्फ यहां से कोशिश करेंगे कि कम से कम चीजों को हम लोग कवर करें और ज्यादा से ज्यादा टॉपिक्स को कवर करें। ठीक है बच्चों, चलिए जो भी दिवस आता है तो दिवस के बारे में आपको बस डेट वगैरह ही पता होनी चाहिए। चलिए, प्रवासी भारतीय दिवस 2025 की थीम क्या थी, 2025 की थीम क्या थी, तो करेक्ट आंसर क्या है बच्चों, डिस्पोरास, डिस्पोरास कंट्रीब्यूशन टू अ विकसित भारत। ये देखिए, डिस्पोरा की हम बात करते हैं ना, तो डिस्पोरा का मतलब क्या होता है, डिस्पोरा का मतलब वो व्यक्ति होते हैं जो कि विदेशों में रह रहे हैं, वो भारतीय जो कि विदेशों में रह रहे हैं। ठीक है बच्चों, विदेशी भारतीय जो कि विदेशों में रह रहे भारतीय, ठीक है, में भारतीय, ठीक है, विदेशों के जो भारतीय है ना, उनकी मैं यहां पे बात करूंगा। ठीक है बच्चों, तो डिस्पोरा उन्हें कहते हैं, तो उनका कंट्रीब्यूशन कितना है हमारे भारत की अर्थव्यवस्था में, इसी बात को सेलिब्रेट हम लोग यहां पे कर रहे हैं। तो थीम क्या रखी गई थी कि डिस्पोरास कंट्रीब्यूशन टू विकसित भारत, यानी कि भारत का जो लक्ष्य हमने रखा हुआ है 2047 तक का, ठीक है, विकसित करने का, तो इसमें उन लोगों का कितना कंट्रीब्यूशन है। डेफिनेटली बच्चों कंट्रीब्यूशन तो रहेगा ही ना, क्योंकि वो लोग जो बाहर रह रहे हैं, विदेशों में रह रहे हैं, वो वहां से पैसे भेजते हैं, रेमिटेंस भेजते हैं, और जिससे विदेशी मुद्रा भारत में आती है और बहुत सारा डेवलपमेंटल कार्य भी होता है। तो बहुत एक अच्छा इनकम का सोर्स है भारत के लिए, विदेशी मुद्रा का सोर्स है भारत के लिए, वो लोग जो कि बाहर रह रहे हैं। ठीक है बच्चों, तो प्रवासी दिवसीय भारतीय हम लोग देख लेते हैं। ठीक है, प्रवासी भारतीय दिवस, क्लियर बच्चों, प्रवासी भारतीय दिवस कब मनाया जाता है, भारतीय दिवस कब मनाया जाता है, तो आप लोग देखोगे 9 जनवरी को हर साल मनाया जाता है। ठीक है बच्चे, 9 जनवरी को हर साल मनाया जाता है, और इस दिन 1915 में गांधी जी वापस लौटे थे साउथ अफ्रीका से, तो उन्हीं की याद में मनाया जाता है, और कंट्रीब्यूशन बहुत ज्यादा है प्रवासियों का, इस वजह से उनको यहाँ पे महत्व देने के लिए हम लोग ये सेलिब्रेशन करते हैं। ठीक है बच्चे, चलिए अभी एक और चीज आप लोग को बता रहा हूं कि जो ये 2026 का जो 1 जनवरी आया था ना, ठीक है, आप लोग देखोगे 2026 का 1 जनवरी और 2025 का 1 जनवरी, ठीक है, ये 2025 का मैं इसलिए बता रहा हूं बच्चों, क्योंकि मैं कंफ्यूजन नहीं चाहता कि आप लोग क्रिएट करो कंफ्यूजन, क्योंकि जो दिन तब आए थे वो दिन आज भी आएंगे, याद रखना, पिछले साल जो दिन थे वो दिन इस बार भी आएंगे। ठीक है, तो प्रवासी भारतीय दिवस पिछली बार भी था, इस बार भी है, और 26 जनवरी पिछली बार भी था, इस बार भी है, आर्मी डे पिछली बार भी था, इस बार भी है, सारी सारी चीजों को आप लोग यहाँ पे डिफ्रेंशिएट करके चलोगे। ठीक है, तो देखिए प्रवासी भारतीय दिवस की हम बात कर रहे हैं। अब ये आपके दिमाग में ये बात आना चाहिए कि सर इस साल का क्या थीम रहा है, तो इस साल का थीम इसलिए नहीं रहा बच्चों क्योंकि हम हर 2 साल में मनाते हैं, ये हम हर 2 साल में मनाते हैं, सेलिब्रेट करते हैं, याद रखेगा आप लोग। क्लियर बच्चों, तो अब अगला वाला जो साल आएगा ना, उसमें हम लोग सेलिब्रेट करेंगे 2027 में, 25 था, 2027 में हम लोग सेलिब्रेट करेंगे। ठीक है बच्चे, चलिए आगे देख लेते हैं। Who was the oldest person confirmed by Longeviquist Longeviquist in 2025, यानी कि 2025 में लॉन्गेविक्विस्ट एक ऑर्गेनाइजेशन है, यूएस की एक ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है बच्चों, याद रखेंगे, लॉन्गेविक्विस्ट द्वारा सत्यापित यानी कि प्रमाणित सबसे वृद्ध व्यक्ति कौन थे, आपको बताना है। ठीक है बच्चे, चलिए, तो सिस्टर इना,
कैनेबारो लुकास, सिस्टर इना कैनेबारो लुकास। ये अप्रैल तक की बात बता रहा हूं बच्चों में, ये अप्रैल तक की बात बता रहा हूं 2025 की, क्योंकि हम 2025 का जनवरी का भी सेशन हम लोग कर रहे हैं। ठीक है, 2025 का कौन सा सेशन कर रहे हैं? जनवरी का सेशन कर रहे हैं। तो अप्रैल तक की ही बात बता रहा हूं, तो ये अप्रैल तक ही थी। ठीक है बच्चों, ये अप्रैल तक ही थी। क्लियर पॉइंट बच्चों, याद रखना। अब आप लोग यहां पे देखोगे, ठीक है, कैथरम, ठीक है, इथेल कैथरम नाम याद रखना 2026 का या अप्रैल के बाद का। ठीक है, इथेल कैथेरम, कैथेरम। ठीक है बच्चों, कैथेरम, इथेल कैथेरम। ये सबसे बुजुर्ग महिला है, ये सबसे बुजुर्ग महिला है इथेल कैथेरम। क्लियर बच्चों, याद रखना इथेल कैथेरम। और ये अभी 115 साल की हैं। देखो बच्चों, मैं आपको इसलिए बता रहा हूं सारी सारी चीजें कि आप देखो कंफ्यूज मत होना। पिछले साल जो चीजें थी वो इस साल बदल चुकी हैं। अभी आप लोग देखोगे तो 2025 के अप्रैल तक कौन थे? सिस्टर इना कैनेबरो लुकास। और उसके बाद जो इनकी मृत्यु के बाद जो सबसे लंबी आयु की जो महिला है वो इथेल कैथेरम। ठीक है बच्चों, इथेल कैथेरम। और 115 साल इनकी उम्र आप लोगों को दिखाई देगी। तो ये 2025 की पूछ रहा हूं, जनवरी की, तो आप लोग देखोगे 110 साल की इनकी उम्र आप लोगों को नजर आएगी। ठीक है बच्चों, और कौन ये जारी करता है? तो लॉन्गेविक्विस्ट जारी करता है, जो कि यूएस की एक ऑर्गेनाइजेशन है। चलिए बच्चों, आगे बढ़ते हैं। विच सिटी होस्टेड द एरो इंडिया 2025 एग्जीबिशन? ठीक है बच्चों, याद रखना एरो इंडिया। एरो इंडिया क्या होता है? एक ऐसी प्रदर्शनी होती है, एक ऐसी प्रदर्शनी होती है, ठीक है बच्चे, एक ऐसी प्रदर्शनी है जिस प्रदर्शनी में हम लोग क्या कोशिश करते हैं कि एरो यानी कि हवाई जहाज, हेलीकॉप्टर, इस तरीके की चीजों की प्रदर्शनी लगाई जाती है। यानी कि एविएशन सेक्टर से जुड़ी प्रदर्शनी लगाई जाती है। याद रखना आप लोग, एविएशन सेक्टर से जुड़ी प्रदर्शनी लगाई जाती है। तो ये कहां पर लगाई गई थी? तो बेंगलुरु में लगाई गई थी। कहां पर लगाई गई थी? बेंगलुरु में लगाई गई थी। और आयोजन किसने किया था? तो इंडियन एयरफोर्स ने किया था, इंडियन एयरफोर्स ने किया था। ठीक है बच्चे, इंडियन एयरफोर्स ने इसका आयोजन किया था। और डेफिनेटली इंडियन एयरफोर्स ने किया था, तो इंडियन एयरफोर्स स्टेशन पर किया गया होगा। तो इंडियन एयरफोर्स स्टेशन का नाम क्या है? यालाहंका। ठीक है, यालाहंका जो है आप लोग देखोगे स्टेशन का नाम है इंडियन एयरफोर्स का। ठीक है बच्चों, याद रखना। तो यालाहंका एयरफोर्स स्टेशन पर किया गया था बेंगलुरु में। ठीक है बच्चों, चलिए। और ये इंटरनेशनल लेवल का था, जाहिर सी बात है, तो इंडिया ने ही कंडक्ट किया था, लेकिन इंटरनेशनल लेवल का था। तो 100 से भी ज्यादा देश यहां पर आए थे और अपनी एविएशन सेक्टर की प्रदर्शनी, हेलीकॉप्टर हो गया या उससे जुड़ी टेक्नोलॉजी को प्रदर्शित कर रहे थे। विच रैंक डिड इंडिया अचीव इन द हेनली पासपोर्ट इंडेक्स? अभी देखिए, हेनली पासपोर्ट इंडेक्स 2025 की मैं बात कर रहा हूं, तो आप लोगों को क्या आंसर मिलेगा? 85th आंसर मिलेगा, 85th आंसर मिलेगा। ठीक है बच्चों, याद रखना 85th। अब देखिए, ये तो पिछले साल का ही है। अभी की अगर हम बात कर लेते हैं तो 75 है। अभी की हम बात कर लेते हैं तो कितना है? 75 है। ठीक है बच्चों, अभी जो रैंक चल रही है वो कितनी चल रही है? 75th रैंक चल रही है, अभी की बात कर रहा हूं। ठीक है, 85 से हम लोग 10 रैंक अच्छा खासा हम लोगों ने इंप्रूव किया है। हेनली पासपोर्ट इंडेक्स क्या होता है कि कौन सा पासपोर्ट ज्यादा, ठीक है बच्चों, कौन सा पासपोर्ट ज्यादा पावरफुल है, यानी कि पावरफुल पासपोर्ट्स की इंडेक्स है। ठीक है बच्चों, याद रखना, पावरफुल पासपोर्ट्स का क्या है ये? तो ये एक इंडेक्स है। ठीक है बच्चों, पावरफुल पासपोर्ट्स का इंडेक्स है ये। ठीक है, याद रखना आप लोग। तो ये पावरफुल पासपोर्ट का इंडेक्स जारी किया जाता है, और किस बेस पर जारी किया जाता है? कितने देशों में आप सिर्फ और सिर्फ अपना पासपोर्ट लेकर के जा सकते हो, या फिर वीजा ऑन अराइवल ले सकते हो। वीजा ऑन अराइवल का मतलब क्या होता है? वीजा मतलब उस देश में जब जाओगे तो वहीं पर ही जाके वीजा ले लेना, कोई दिक्कत नहीं है, बहुत सारे देश अलाउ करते हैं। तो यहाँ पे कितने देशों में आप बिना वीजा के जा सकते हो? ठीक है, यानी कि सिर्फ और सिर्फ पासपोर्ट बता के। तो आप देखोगे अभी भारत 75वें रैंक पे है, तो 56 देशों में भारत बिना वीजा के जा सकता है। ठीक है बच्चों, याद रखना। और टोटल कितने देशों का ये पूरा आंकलन किया जाता है? तो 192 देशों का, 192 देशों का आंकलन किया जाता है, यानी 192 देशों का पासपोर्ट यहां पर दिया जाता है। ठीक है बच्चों, याद रखें। और कौन जारी करता है ये पासपोर्ट? तो हेनले एंड पार्टनर्स, हेनले एंड पार्टनर्स एक ऑर्गेनाइजेशन है, वो जारी करता है। ठीक है, फ्री वीजा फ्री, ये सारी चीजों को आप लोग देखोगे। ठीक है बच्चे, चलिए। तो पिछले साल जो देखोगे 85 रैंक थी, और इस बार देखोगे तो 75 रैंक है भारत की। अभी आगे देख लेते हैं। हाउ मेनी कंट्रीज पार्टिसिपेटेड इन द खो खो वर्ल्ड कप 2025? खो खो वर्ल्ड 2025 में
कितने लोगों ने पार्टिसिपेट किया था, कितने देशों ने? तो 24 देशों ने पार्टिसिपेट किया था। ठीक है बच्चों, 24 देशों ने पार्टिसिपेट किया था। ये जो है किसने ऑर्गेनाइज करवाया था? कोई भी जब इवेंट होता है ना, तो सवाल आप लोगों से ऑर्गेनाइजेशन का भी पूछा जा सकता है, किसने ऑर्गेनाइज करवाया था? आप देख लोगे बच्चों, ठीक है, याद रखना, KKFI यानी कि खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है बच्चों, खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया ने इसको लॉन्च करवाया था। ठीक है बच्चों, याद रख लेना। अब खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया की बात करें, ठीक है, तो खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया ऑल ओवर इंडिया में जितना भी खो खो का गेम होता है, इवेंट होता है, सब कुछ यहाँ पे ऑर्गेनाइज करवाता है। ठीक है बच्चों, याद रखें आप लोग, खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है बच्चों, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब हाँ, एक और चीज, जीत हार का भी देख लेते हैं। तो जीत हार की बात करें तो महिला की बात करें तब भी, और पुरुषों की बात करें तब भी। ठीक है बच्चों, महिला की बात करें तब भी, पुरुषों की बात करें तब भी, तो आप देखोगे दोनों ही केस में भारत ही यहां पर जीता है। दोनों ही केस में भारत ही जीता है, यानी कि विनर कौन रहा है? तो भारत ही रहा है ये वर्ल्ड कप में। ठीक है बच्चों, याद रखना। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट बच्चा आप लोग यहाँ पे दिखाई देगा। और आगे देख लेते हैं, अगला जो टॉपिक आता है आपके पास क्या है? विच इंडियन स्टेट लॉन्च द पार्थ योजना? पार्थ योजना किस इंडियन स्टेट ने लॉन्च किया है? तो मध्य प्रदेश ने लॉन्च किया है पार्थ योजना। अब देखेंगे पार्थ योजना क्या है। अब देखेंगे बच्चे पार्थ योजना क्या है। पार्थ योजना यूथ जो कि डिफेंस में जाना चाहते हैं, पुलिस वगैरह में जाना चाहते हैं, या पैरामिलिट्री फोर्सेज में जाना चाहते हैं, उनको मुफ्त में क्या दिया जाएगा? मुफ्त में उनकी कॉम्पिटिटिव जो एग्जामिनेशन उनकी तैयारी करवाई जाएगी, फिजिकल की तैयारी करवाई जाएगी, मुफ्त में उनको ट्रेनिंग दिया जाएगा, चाहे उनकी पढ़ाई की ट्रेनिंग है, ठीक है, या फिर उनकी खाने पीने की ट्रेनिंग है, तमाम तरीके की ट्रेनिंग जो उनको पुलिस वगैरह के लिए तैयार किया जाए। तो ये मुफ्त ट्रेनिंग दिया जाएगा, मुफ्त आप लोगों को शिक्षा दी जाएगी, मुफ्त आप लोगों को फिजिकली सब कुछ प्रेजेंट किया जाएगा। ये सारी सारी चीजें आप लोग देखोगे। ठीक है बच्चे, तो पार्थ का फुल फॉर्म क्या होता है? पी से पुलिस, ए से आर्मी, आर से रिक्रूटमेंट, टी से ट्रेनिंग एंड हुनर। ठीक है, हुनर को डेवलप करने के लिए तो पार्थ की बात कर रहे हैं। ठीक है बच्चों, याद रखेंगे आप लोग। तो पुलिस, आर्मी, रिक्रूटमेंट, ट्रेनिंग एंड हुनर, ये मध्य प्रदेश ने लॉन्च किया था ताकि युवाओं को पुलिस और सेना भर्ती की तैयारी कराई जा सके। योजना राज्य सरकार द्वारा शुरू की गई थी। ठीक है बच्चों, फिजिकल और लिखित परीक्षा की परीक्षण शामिल किया गया था इसमें। आगे देखते हैं, व्हाट माइलस्टोन डिड इंडिया अचीव इन द मेट्रो रेल नेटवर्क? अभी देखिए, मेट्रो रेल नेटवर्क में भारत ने कौन सी उपलब्धि हासिल की है? मेट्रो रेल नेटवर्क में भारत ने कौन सी उपलब्धि हासिल की है? देखिए बच्चों, मेट्रो रेल नेटवर्क का देखो, नेटवर्क की हम यहाँ बात कर रहे हैं, मेट्रो की बात नहीं कर रहे हैं। मेट्रो जब हमारे कोलकाता में सबसे पहला मेट्रो शुरू किया गया था, तब बहुत ही छोटा सा इसका नेटवर्क था। उसके बाद आप लोग देखोगे कि 2002 में शुरुआत किया गया था दिल्ली मेट्रो का। तो आप उसके बाद देखोगे धीरे धीरे क्षेत्र बढ़ता जा रहा है। तो यहाँ पे एक हम लोगों ने माइलस्टोन रखा था कि हम लोग 1000 किलोमीटर का पूरा नेटवर्क कवर करेंगे। तो यहाँ पे 1000 किलोमीटर का पूरा पूरा नेटवर्क हम लोगों ने कवर कर लिया है। और आप देखोगे कि एक बहुत बड़ी जीत है भारत के लिए, क्योंकि पॉल्यूशन फ्री आपको ट्रांसपोर्ट मिल जाता है दिल्ली मेट्रो में। पॉल्यूशन फ्री आपको पूरा एरिया मिल जाता है, और देखो मतलब बहुत ज्यादा क्राउड मैनेजमेंट यहाँ पर हो जाता है। दिल्ली का मैं तो कह रहा हूँ, दिल्ली के मेट्रो में आप कभी जाओगे तो देखना कि तकरीबन पूरी दिल्ली का 80% इधर उधर जाने वाले लोग ना मेट्रो से ही सफर करते हैं। इतना ज्यादा आसान हो चुका है। चलिए बच्चे, आगे देखते हैं, विच टनल एनहांस द कश्मीर लद्दाख कनेक्टिविटी? कश्मीर को और लद्दाख को जोड़ने वाला एक सुरंग बनाया गया है। ठीक है बच्चों, एक सुरंग बनाया गया है। तो आप लोग को उस सुरंग का नाम बताना है। ठीक है बच्चों, तो जेड मोर सुरंग, जेड मोर सुरंग, क्लियर पॉइंट बच्चों, जेड मोर सुरंग का नाम है, जेड मोर सुरंग। ठीक है बच्चों, तो आप देखोगे कि श्रीनगर लेह राष्ट्रीय राष्ट्रीय राजमार्ग पर आप लोगों को ये दिखाई देगा। अब आप लोग देखोगे कि ये सुरंग किसने बनाया है? BRO ने बनाया है, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। ठीक है बच्चों, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन। अब देखिए, ये BRO क्यों बनाया गया था? ताकि बॉर्डर वाले एरिया में रोड की कनेक्टिविटी, ब्रिज वगैरह प्रॉपर मेंटेन रहे, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट करने के लिए बनाया गया था। तो BRO ने जेड मोर टनल यानी कि सुरंग बनाया है। और आप देखोगे कि ये कश्मीर से लद्दाख को जोड़ने वाला एक सुरंग है। ठीक है बच्चों, उस रास्ते में पड़ने वाला एक सुरंग है। हु वॉज इलेक्टेड एज
द न्यू प्रेसिडेंट ऑफ एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया की बात कर लेते हैं बच्चों, ठीक है। एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया, तो कौन इसके अध्यक्ष के रूप में चुने गए हैं, ठीक है बच्चों। तो करेक्ट आंसर आप लोग देखोगे बहादुर सिंह सागू, बहादुर सिंह सागू, ठीक है बच्चों, बहादुर सिंह सागू। अब देखो बहादुर सिंह सागू की बात करें तो ये कौन है, शॉर्ट पुट फेंकते हैं, ठीक है, ये क्या शॉर्ट पुट फेंकते हैं, तो ये एक बहुत बेहतरीन एथलीट है। इन्हें चुना गया अध्यक्ष के रूप में, इन्हें अध्यक्ष के रूप में, एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में इन्हें चुना गया है, ठीक है बच्चे, याद रखेंगे सारी सारी चीजें। अब एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया पूरे भारत में जितने भी एथलेटिक्स के गेम होते हैं उन सभी को कौन रेगुलेट करता है, यही रेगुलेट करता है, एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया। कब बनाया गया था इसको, तो 1946 में बनाया गया था, ठीक है बच्चों, याद रखेंगे आप लोग, ठीक है, 1946 में इसको डेवलप किया गया था, यानी कि बनाया गया था, स्टैब्लिश किया गया था। विच इनिशिएटिव वाज लॉन्च फॉर रियल टाइम इंटरपोल कोऑर्डिनेशन इन इंडिया। देखिए रियल टाइम कोऑर्डिनेशन इंटरपोल का मतलब क्या होता है, इंटरनेशनल पुलिस, ठीक है बच्चों, याद रखना। इंटरपोल का मतलब क्या होता है, इंटरनेशनल, इंटरनेशनल पुलिस, ठीक है बच्चों, इंटरनेशनल पुलिस, इंटरपोल, ठीक है। अब देखिए कई बार क्या होता है ना कि भारत के अंदर में या किसी भी देश के अंदर में कोई भी क्रिमिनल क्राइम करके और दूसरे देशों में भाग जाता है, तो वहां पे हमें उस देश की पुलिस से कनेक्टिविटी बनाने की जरूरत पड़ती है, यानी कि कनेक्शन स्थापित करने की जरूरत पड़ती है। तो हम लोग यहाँ से अब पहले करते थे ना, जैसे कि भारत की बात करें है ना, तो भारत की पुलिस अगर उनसे कनेक्ट करेगी ना तो भैया बहुत समय लगता था, टाइम टेकिंग लगता था, ठीक है, बहुत ज्यादा समय लग जाता था। लेकिन अब क्या एक स्थापित किया गया, भारत पोल, एक देखो भारत पोल स्थापित किया गया, ठीक है, भारत पोल पोर्टल बनाया गया, भारत पोल पोर्टल बनाया गया। अब ये जो भारत पोल पोर्टल है ना बच्चों, याद रखेंगे आप लोग कि ये एक रियल टाइम इंफॉर्मेशन का एक्सचेंज करवाएगा। रियल टाइम इंफॉर्मेशन का मतलब क्या होता है, उसी वक्त जैसे ही भारत ने इंफॉर्मेशन मांगी, फटाफट इंफॉर्मेशन भारत को मिलेगी, या भारत से इंटरपोल को इंफॉर्मेशन चाहिए तो फटाफट, ठीक है, फटाफट इंफॉर्मेशन का आदान प्रदान हो जाएगा। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, रियल टाइम कोऑर्डिनेशन, क्या बोलते हैं हम लोग, रियल टाइम, ठीक है बच्चों, क्या बोलते हैं, रियल टाइम कोऑर्डिनेशन के रूप में हम इसको जानते हैं। तो आप यहाँ पे क्या देखोगे कि अब रियल टाइम इंटरपोल समन्वय स्थापित किया जा सकता है, कोऑर्डिनेशन हो सकता है कि इंटरनेशनल पुलिस से भारत एक ही झटके में कांटेक्ट स्थापित कर सकता है। और वो देखोगे भारत पोल जो एक एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है, इस एप्लीकेशन के जरिए, इस पोर्टल के जरिए, क्लियर पॉइंट बच्चों। चलिए अब ये किसने लॉन्च किया है, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है, भारत पोल तो सीबीआई ने भारत पोल लॉन्च किया हुआ है, ठीक है बच्चों, याद रखेंगे आप लोग। यह अंतरराष्ट्रीय अपराधियों की ट्रैकिंग के लिए बनाया गया था, भारत इंटरपोल का सदस्य देश है, ठीक है बच्चों, तभी तो हम लोग उनसे इंफॉर्मेशन की मांग कर रहे हैं, सदस्य नहीं होता तो इंफॉर्मेशन हमको देते ही क्यों वो। चलिए बच्चों, who was appointed as the new ISRO chief and secretary of space, यानी कि इसरो के नए सेक्रेटरी स्पेस और चीफ के रूप में किसको आप लोग देखते हो, ठीक है, याद रखना। तो सभी को पता है डॉक्टर वी नारायणन, क्योंकि पिछले साल ही इलेक्ट हुए थे जनवरी में, तो हम पिछले साल का यहाँ पे कवर कर रहे हैं, डॉक्टर वी नारायणन, डॉक्टर वी नारायणन, ठीक है बच्चों, ठीक है, किसके चीफ बन गए हैं, तो इसरो के। इसरो कब बनाया गया था, तो 1969 में बनाया गया था, 1969 में इसरो बनाया गया था, और इसी इसरो के चीफ के रूप में इनको नियुक्त किया गया है, ठीक है बच्चों, याद रखना। और ये इसरो का हेडक्वार्टर कहां पे है, तो आप लोग देखोगे बेंगलुरु में, ठीक है बच्चे। चले, भारत का पहला ऑर्गेनिक फिशरी क्लस्टर किस राज्य में शुरू किया गया है। ऑर्गेनिक फिशरी क्लस्टर का मतलब क्या होता है, फिशिंग, ठीक है, यानी कि मछली पालन, ठीक है बच्चों, क्या होता है, मछली मछली पालन, मछली पालन होता है। अब ये जो मछली पालन है बच्चे, याद रखना, ये जो मछली पालन है ये दो तरीके से होता है, एक केमिकल वेमिकल से भी हम लोग पालन कर, जैसे देखो मुर्गों को नहीं आज के डेट में दवाइयां खिलाते हैं, जो सफेद वाले मुर्गे देखो 20 दिन में इतने बड़े बड़े हो जाते हैं, तो केमिकल के जरिए किए जाते हैं। यहाँ पे आप क्या देखोगे, मछली पालन, ठीक है, विदाउट केमिकल किया जाएगा, विदाउट, ठीक है बच्चों, क्या, विदाउट केमिकल, ठीक है बच्चों, केमिकल, विदाउट केमिकल मछली पालन किया जाएगा यहाँ पर। तो ये लॉन्च किया गया है सिक्किम में, लॉन्च किया गया सिक्किम में। आपको पता है कि सिक्किम आपका 100% ऑर्गेनिक स्टेट है, सिक्किम आपका 100% ऑर्गेनिक स्टेट है, ठीक है बच्चों, ऑर्गेनिक स्टेट है। अब ये जो ऑर्गेनिक स्टेट
अगर सिक्किम में तो जाहिर सी बात है मछली पालन में भी वो इस तरीके की चीजें अब अपनाने की कोशिश कर रहा है। ठीक है, अब देखिए ये जो पूरा मछली पालन से रिलेटेड जो हम लोग ऑर्गेनाइज करते हैं चीजें, तो इसमें आप लोग देखोगे कि एक स्कीम लॉन्च की गई थी भारत सरकार के द्वारा, यानी कि मछली पालन के लिए। तो मत्स्य मत्स्य संपदा योजना, ठीक है, मत्स्य मत्स्य पालन संपदा योजना किया गया था। ठीक है बच्चों, याद रखना, मत्स्य मत्स्य संपदा योजना, ठीक है, मत्स्य संपदा संपदा योजना लॉन्च की गई थी। ठीक है बच्चों, याद रखना। तो उसी योजना के तहत ये इस योजना को शुरू किया गया है। तो आप लोगों से सवाल अगर पूछा जाता, पहला ऑर्गेनिक फिशरी यानी कि बिना केमिकल के फिशिंग यानी मछली पालन किस राज्य ने शुरू किया, तो सिक्किम ने शुरू किया है। चलिए, What was the name of the tourist train launched under the प्रवासी तीर्थ दर्शन योजना? अभी देखिए, जो लोग भी भारतीय हैं और विदेशों में रह रहे हैं, ठीक है, जो भारतीय हैं विदेशों में रह रहे हैं, तो उनके पिताजी उनको लेके गए भाई साहब। ठीक है, भारतीय जो विदेशों में रह रहे हैं, ठीक है, याद रखना, विदेशों में रहते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या हो रहा है, जो विदेशों में रहते हैं उनकी बात कर रहे हैं। तो अब वो भारत में जब आएंगे, है ना, तो अब कई बार क्या होता है कि वो भारत में नहीं आ पाते हैं, फाइनेंशियल दिक्कत की वजह से या काफी सारी परेशानियां आ जाती है उनको, तो भारत में नहीं आ पा रहे भाई। तो उनको भारत में बुला करके अपने भारत के जितने भी तीर्थ यात्राएं हैं, भारत के जितने भी धार्मिक स्थल हैं, भारत के कल्चर है, वो सब कुछ दर्शन कराने के लिए भारत सरकार ने यहाँ पर एक प्रवासी तीर्थ दर्शन योजना शुरू किया था। प्रवासी तीर्थ दर्शन योजना शुरू किया था। तो एक ट्रेन लॉन्च की गई थी जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस, प्रवासी भारतीय एक्सप्रेस। ठीक है बच्चों, तो इन्हें इन्हें भारत बुलाया जाएगा, भारत बुलाया जाएगा, और भारत में बुला करके इनको दर्शन करवाए जाएंगे। इसीलिए इस योजना का नाम क्या है, प्रवासी तीर्थ। ठीक है बच्चों, प्रवासी प्रवासी तीर्थ दर्शन योजना, यानी प्रवासी भारतीयों को तीर्थ दर्शन हम लोग कराने वाले हैं। ठीक है, तीर्थ दर्शन हम लोग कराने वाले हैं। और ये योजना कब शुरू की गई थी मुख्य रूप से, तो 2018-19 में शुरू की गई थी। ठीक है बच्चों, 2018-19 में आप लोग इसको देखोगे। ठीक है, चलिए, तो इसे प्रधानमंत्री द्वारा हरी झंडी दिखाई गई थी, और 9 जनवरी को जो मनाया जाता है प्रवासी भारतीय दिवस, तो उसी के उपलक्ष्य में हम लोगों ने ये शुरू किया था। आगे बढ़ते हैं। What cashless treatment plan was announced for road accident survivor? अभी देखिए, जो सड़क दुर्घटना पीड़ितों के लिए कौन सी कैशलेस उपचार योजना दी गई है, तो राहत राहत। ठीक है बच्चों, राहत 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 जो योजना है वो शुरू किया गया है। ठीक है बच्चों, याद रखना। अब राहत का फुल फॉर्म क्या होता है, ध्यान से सुनिएगा। पिछले जनवरी में इसको लॉन्च किया गया था, और अभी इसको इस फरवरी में लागू कर दिया गया, फरवरी में लागू कर दिया गया। पिछले जनवरी में लॉन्च किया गया था, भैया हम ये योजना लेकर के आ रहे हैं, और अब ये योजना आ चुकी है फरवरी 2026 में। राहत का मतलब क्या होता है, रोड एक्सीडेंट, याद रखना, रोड एक्सीडेंट विक्टिम, रोड एक्सीडेंट विक्टिम। ठीक है बच्चों, रोड एक्सीडेंट विक्टिम, यानी कि आर से हो गया रोड, ए से हो गया एक्सीडेंट। ठीक है, एक्सीडेंट विक्टिम, और एच से का मतलब क्या होता है, हॉस्पिटलाइजेशन, हॉस्पिटलाइजेशन। ठीक है बच्चों, सॉरी, हॉस्पिटलाइजेशन, हॉस्पिटलाइजेशन एंड अश्योर्ड ट्रीटमेंट, यानी कि श्योरिटी के साथ आपकी ट्रीटमेंट, इलाज आपका किया जाएगा। ठीक है बच्चों, याद रखना। तो राहत जो है एक स्कीम चलाई गई है कि सड़क दुर्घटना जब हो जाती है, तो अब उन व्यक्तियों का फ्री में इलाज करवाया जाएगा, कैशलेस ट्रीटमेंट करवाया जाएगा। और कितने का, तो 1.5 लाख तक का। कितने का, तो 1.5 लाख तक का। और कितने दिन तक के लिए, तो 7 दिन तक के लिए। ठीक है बच्चों, याद रख लेना, 7 दिन तक इलाज चलेगा, और 1.5 लाख तक का बिल आपका सरकार भरेगी। तो 1.5 लाख तक का कैशलेस ट्रीटमेंट किया जाएगा। और कौन इसको शुरू कर रहा है, तो मॉर्थ, मॉर्थ, मॉर्थ का मतलब क्या होता है, मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवे। ठीक है बच्चों, नितिन गडकरी जी है, और उन्होंने ये पूरा पूरा मतलब ये लॉन्च किया गया है। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसको हरी झंडी, मतलब अभी इनॉग्रेशन इस साल का किया है। जो स्टार्टिंग में अनाउंस किया गया था ना, तो इनके द्वारा अनाउंस किया गया था, नितिन गडकरी के द्वारा, और अभी जो लागू किया गया है वो मोदी जी के द्वारा लागू किया गया है। ठीक है बच्चे, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। विच स्टेट अनाउंस्ड 15 करोड़ स्पॉन्सरशिप फॉर द इंडियन नेशनल खो खो टीम? देखिए बच्चों, खो खो टीम की हम बात कर लें, है ना, तो खो खो को बहुत ज्यादा भारत में बहुत पहले मान्यता नहीं दी जा रही थी, लेकिन अभी आप लोग क्या देखोगे, खो खो को बहुत ज्यादा मान्यता दी जाने लगी है। तो यहाँ पे एक राज्य ऐसा भी है जिसका नाम है उड़ीसा, यहाँ पे एक राज्य ऐसा भी है यहाँ पे जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, उड़ीसा। ठीक है, तो उड़ीसा ने यहाँ पे क्या बोला है बच्चे, कि मैं खो खो की जो टीम है उसको स्पॉन्सरशिप देने वाला हूं, और वो दे भी रहा है। ठीक है बच्चों, तो अभी क्या किया गया है कि जो खो खो फेडरेशन है, खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया,
खो खो, याद रखेंगे आप लोग, खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है बच्चों, फेडरेशन ऑफ इंडिया, खो खो फेडरेशन जो है भारत का, ठीक है, भारत का खो खो फेडरेशन, इसके साथ खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया के ने समझौता साइन किया है, एमओयू साइन किया है ओडिशा के साथ, और 15 करोड़ की राशि मिलेगी, ठीक है बच्चे, 15 करोड़ की राशि मिलेगी खो खो को बढ़ावा देने के लिए। खो खो फेडरेशन ऑफ इंडिया की बात करें तो इसे 1995 में बनाया गया था, ताकि खो खो खेल को प्राथमिकता दिया जा सके और खो खो खेल की पहचान गरिमा बनाई रखे, ठीक है बच्चों, याद रख लेना। आगे बढ़ते हैं, अगला, हु वॉन द 33rd संतोष ट्रॉफी बाय डिफीटिंग केरला, केरला को हरा करके, ठीक है बच्चों, केरला को हरा करके किसने संतोष ट्रॉफी जीती है, संतोष ट्रॉफी जीती है, ठीक है बच्चे, किसने संतोष ट्रॉफी जीती है, तो आप यहाँ पे देखोगे संतोष ट्रॉफी किस खेल से रिलेटेड है, तो फुटबॉल से रिलेटेड है, ठीक है बच्चों, फुटबॉल से संतोष ट्रॉफी रिलेटेड है, ठीक है, याद रखना आप लोग। और ये आयोजन कौन करवाता है, ठीक है, तो ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, ऑल इंडिया, ठीक है बच्चों, क्या, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, ये ऑर्गेनाइजेशन करवाता है, ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, ठीक है बच्चों, फेडरेशन ये ऑर्गेनाइज करवाता है और इस तरीके के इवेंट। तो संतोष ट्रॉफी किसने ऑर्गेनाइज करवाया है, तो संतोष ट्रॉफी ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन ने ऑर्गेनाइज करवाया है। तो इसमें आप देखोगे जो विनर टीम है वेस्ट बंगाल है, ठीक है बच्चों, विनर टीम आपको क्या दिखाई देगी, वेस्ट बंगाल दिखाई देगी, ठीक है बच्चों, याद रखना। तो वेस्ट बंगाल ने अच्छा प्रदर्शन किया है और ये मैच जीती है। और आप देखोगे ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन, इसकी स्थापना 1937 में की गई थी, ताकि फुटबॉल को बढ़ावा दिया जा सके, ठीक है बच्चों, याद रखेंगे आप लोग। और ये जो ट्रॉफी है संतोष ट्रॉफी, इसकी शुरुआत की गई थी 1941 में, 1941 में, यानी कि तब से लेकर कभी संतोष ट्रॉफी चल ही रही है। तो ये सारी सारी इंफॉर्मेशन आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट हो जाती है। यह राष्ट्रीय फुटबॉल चैंपियनशिप है, प्रतियोगिता ऑल इंडिया फुटबॉल फेडरेशन के द्वारा आयोजित किया जाता है, जो मैं आप लोगों को बता चुका हूं, ठीक है। तो वेस्ट बंगाल ने केरल को हराया है फाइनल में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। What was the what were the total gold holding of RBI after adding 8 tons in नवंबर 2024, ठीक है, नवंबर 2024 में आप देखोगे, ठीक है बच्चे, नवंबर 2024 में गोल्ड यानी कि जो सोना जो है आरबीआई के रिजर्व में ऐड हो जाता है, ठीक है, आरबीआई के रिजर्व में, आरबीआई के रिजर्व में हम क्या देख रहे हैं, आरबीआई के रिजर्व में जो गोल्ड है, जो गोल्ड है आरबीआई के रिजर्व में, वो उसमें 8 टन गोल्ड और ऐड हो जाता है, यानी आरबीआई ऐड कर लेता है। तो इसी के साथ कितना गोल्ड का रिजर्व भारत का आपको देखने के लिए मिलेगा, ठीक है बच्चे। तो आप देखोगे 876 टन भारत का गोल्ड हो चुका है, 876 टन भारत का गोल्ड हो चुका है, जिसमें आप देखोगे कि 500 टन तो लगभग भारत में ही है, और बाकी आप लोग देखोगे, ठीक है, 376 टन की बात करें तो ये आप लोगों को विदेशों में दिखाई देगा, ठीक है, 376 टन विदेशों के बैंक बैंक इधर उधर दिखाई देगा, लेकिन जो 500 के आसपास है ये आपका कहां पे मिलेगा, भारत में ही मिलेगा। तो आरबीआई गोल्ड का रिजर्व अपने पास रखता है ताकि इन्फ्लेशन को कंट्रोल कर सके गोल्ड का इस्तेमाल करके। तो आरबीआई के पास जो टोटल आप लोग देखोगे 876 टन की हम यहाँ पर बात कर रहे हैं, ठीक है। तो अब देखोगे आरबीआई, आरबीआई के बारे में थोड़ी सी और जानकारी कर लेते हैं, ठीक है। तो आरबीआई के बाद आरबीआई में आप देखोगे कि कब बनाया गया था, तो आरबीआई 1935 को बनाया गया था, ठीक है, याद रखना। और कब, 1 अप्रैल 1935 को बनाया गया था, 1935 को बनाया गया था, ठीक है। किसकी रिकमेंडेशन पे, तो हिल्टन यंग कमीशन के रिकमेंडेशन पे, ठीक है, हिल्टन यंग कमीशन, हिल्टन हिल्टन यंग कमीशन की रिकमेंडेशन पे, ठीक है बच्चों, याद रखना, हिल्टन यंग कमीशन की रिकमेंडेशन पे आरबीआई का गठन किया गया था, ठीक है। चलिए, अब ये तो रहा पिछले साल का, लेकिन अब दोबारा कितना हो चुका है गोल्ड की बात कर लेते हैं, ठीक है। मतलब अभी तो देखा आपने कि जो अप्रैल नवंबर तक आप देखोगे कि 876 की बात कर रहे थे ना, इतना टन, इसमें इस साल अब 73 टन और जोड़ लीजिएगा। अगर इस बार अगर आप लोगों से पूछा जाए ना टोटल अभी कितना है, तो 73 टन और जोड़ लीजिएगा, क्योंकि तब से लेकर अभी तक 73 टन, 73 टन जो है ऑलरेडी ऐड हो चुका है आरबीआई के रिजर्व के अंदर में, ठीक है बच्चे। चलिए अब देखते हैं हु रिप्रेजेंटेड इंडिया एट डोनाल्ड ट्रम्प सेकंड टर्म इनॉग्रेशन सेरेमनी। अभी देखिए आपको पता है डोनाल्ड ट्रंप जो सेकंड टाइम बने हैं, पहले भी बन चुके हैं,
तो जनवरी 2025 में इन्होंने शपथ ग्रहण किया था। जनवरी 2025 में इन्होंने शपथ ग्रहण किया था। तो भारत की तरफ से उस सेरेमनी को अटेंड करने वाले एस जयशंकर थे। ठीक है, जयशंकर एस जयशंकर थे। एस जयशंकर आप सभी को पता है भाई कौन है। ठीक है, धाकड़ पर्सनालिटी, और इनको हम लोग स्ट्रेट फॉरवर्ड आंसर देने के लिए जानते हैं। भाई कोई भी मीडिया में बैठ के, किसी की भी मीडिया में बैठ करके आंसर इनका सेम रहता है। तो एस जयशंकर साहब जो हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं, कौन है हमारे एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं। ठीक है बच्चों, एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर हैं। ठीक है, यानी कि इनके पास फॉरेन मंत्रालय आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, चलिए तो आप देखोगे एस जयशंकर जी ने यहाँ पर ऑर्गेनाइज अटेंड किया था, और इनका जो शपथ समारोह हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, तो वॉशिंगटन डीसी में हुआ था। ठीक है बच्चों, वॉशिंगटन डीसी में हुआ था, वॉशिंगटन डीसी में किया गया था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ लेते हैं। अगला देखते हैं, अगली जो प्रश्न है आपका क्या है, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ न्यूली इनॉग्रेटेड नेशनल टर्मरिक बोर्ड। अभी देखिए, हर चीज का बोर्ड होता है ना, फुटबॉल के लिए बोर्ड है, क्रिकेट के लिए बोर्ड है, हर चीज के लिए बोर्ड है, कॉटन के लिए बोर्ड है, जूट के लिए बोर्ड है, लेकिन टर्मरिक यानी कि हल्दी के लिए बोर्ड अभी तक नहीं था। हल्दी के लिए बोर्ड अभी तक नहीं था, लेकिन 2025 में आप लोग देखोगे, 2025 में, ठीक है, टर्मरिक बोर्ड बनाया गया 2025 में। कौन सा बोर्ड, तो टर्मरिक बोर्ड बनाया गया। ठीक है बच्चों, टर्मरिक बोर्ड यानी कि हल्दी बोर्ड, यानी कि हल्दी बोर्ड बनाया गया। अब ये हल्दी बोर्ड हल्दी के बारे में सोचेगा, हल्दी को डेवलप करने के बारे में सोचेगा, हल्दी बोर्ड। ठीक है बच्चों, याद रखना। तो कहां पे इसका हेडक्वार्टर खोला गया है, तो आप देखोगे निजामाबाद तेलंगाना। निजामाबाद तेलंगाना, तेलंगाना क्या है, सबसे ज्यादा हल्दी का उत्पादन करता है, इसीलिए और उसमें भी निजामाबाद की बात करते हैं, तो निजामाबाद, ठीक है, याद रखना, निजामाबाद में सबसे ज्यादा हल्दी का उत्पादन किया जाता है। तो अब हल्दी के हल्दी को प्रोडक्शन को बढ़ावा देने के लिए, या फिर हल्दी के इस्तेमाल को और ज्यादा कॉमर्शियलाइज करने के लिए ये बोर्ड बनाया गया है। ठीक है बच्चों, याद रख लेना। तो नाम निजामाबाद और तेलंगाना में। नाउ नेक्स्ट इज, व्हाट इज द नेम ऑफ एप्लीकेशन लॉन्च फॉर शोकेसिंग इंडियाज मिलिट्री हिस्ट्री। अभी देखिए, इंडिया का जो मिलिट्री इतिहास है, ठीक है, इंडिया का जो भारत का सैन्य इतिहास है, इसको दिखाने के लिए एक एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है। तो आप लोगों को उस एप्लीकेशन का नाम बताना है। तो भारत रणभूमि दर्शन एप्लीकेशन, नाम से ही समझ में आ रहा है कि भारत के योद्धाओं की यहाँ पे गाथा दिखाई जाएगी। ठीक है बच्चों, भारत के योद्धाओं की गाथा दिखाई जाएगी, तो भारत रणभूमि दर्शन एप्लीकेशन। अब आप देखोगे कि ये किसने लॉन्च किया है, तो हमारे डिफेंस मिनिस्टर, ठीक है, राजनाथ सिंह जी ने इसको लॉन्च किया था। राजनाथ सिंह जी ने इसको लॉन्च किया था। ठीक है बच्चों, अब ये भी देखोगे राजनाथ सिंह ने लॉन्च किया था, किस दिन लॉन्च किया था, तो 15 जनवरी को लॉन्च किया था। क्या, 15 जनवरी को लॉन्च किया था, क्योंकि 15 जनवरी को क्या होता है, आर्मी डे होता है, आर्मी दिवस, यानी कि जो आर्मी का जो स्थापना हुआ था, ठीक है, नॉट स्थापना हुआ था, इसी दिन ब्रिटिशर्स ने हमें भारतीय आर्मी हैंड ओवर की थी, सौंपी थी। ठीक है, तो 15 जनवरी को हम हर लोग हर साल आर्मी दिवस मनाते हैं, और इसी आर्मी दिवस के उपलक्ष्य में राजनाथ सिंह जी ने एक भारत रणभूमि दर्शन एप्लीकेशन लॉन्च किया था। अब इसमें क्या किया जाएगा, हमारे जितने भी सैन्य युद्ध है, चाहे वो 1947 हो, 1962 हो, ठीक है, 1965 हो, 1962 हो, 1971 हो, कारगिल हो, हर युद्ध का यहाँ पर एक वर्चुअली दिखाया गया है, यानी कि युद्ध होते हुए दिखाया जा रहा है, किस तरीके से आर्मी लड़ाई लड़ रही है, किस तरीके से आर्मी युद्ध लड़ रही है, तमाम तरीके की चीजें आप लोगों को यहाँ पर दिखाई देती हैं। तो भारत रणभूमि दर्शन एप्लीकेशन लॉन्च किया गया है राजनाथ सिंह जी के द्वारा। चलिए आगे देखते हैं, What does PMKSY stands for in the context of watershed project? अभी देखिए, वाटरशेड परियोजनाएं बहुत सारी चलाई जा रही हैं, उसी में एक परियोजना आपको ये भी मिलेगी। ठीक है, PMKSY। तो PMKSY का फुल फॉर्म क्या होता है, तो फुल फॉर्म है बच्चों, ठीक है, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। इसका जो थीम लिया गया था, इसका जो मेन मकसद लिया गया था, तो क्या था, हर बूंद उत्पादन को बढ़ाए। क्या था, हर बूंद उत्पादन को बढ़ाए। जाहिर सी बात है भैया, हर बूंद सिंचाई का उत्पादन बढ़ाएगी भाई साहब, प्रोडक्टिविटी बढ़ाएगी। ठीक है बच्चों, उत्पादन बढ़ाए, हर बूंद की हम यहाँ पर बात करेंगे। ठीक है बच्चों, याद रख लेना। तो ये फुल फॉर्म आप लोग देखोगे, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। सिंचाई के साधन उपलब्ध कराए जाते हैं, यहाँ पे किसानों को बहुत सारी सुविधाएं दी जाती हैं। चलिए आगे देखते हैं,
हु सरपास्ड रॉजर फेडरर्स रिकॉर्ड ऑफ ग्रैंड स्लैम मैचेस इन ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025? ऑस्ट्रेलियन ओपन 2025 में रॉजर फेडरर के ग्रैंड स्लैम मैच रिकॉर्ड को किसने पार किया, यानी किसने जो रॉजर फेडरर का रिकॉर्ड तोड़ दिया है ग्रैंड स्लैम में? ठीक है बच्चों, तो आप लोग देखोगे नोवाक जोकोविच, ठीक है, नोवाक जोकोविच, ठीक है, याद रखना आप लोग। और नोवाक जोकोविच के इस बार भी एक रिकॉर्ड इन्होंने बनाया है कि 38 साल के, ठीक है बच्चों, 38 साल के इकलौते ऐसे खिलाड़ी हैं जो कि 38 साल तक खेल रहे हैं, ठीक है बच्चों, याद रखना। टेनिस टेनिस देखिए बच्चों, टेनिस क्या है? टेनिस एक बंदरों की तरह उछल कूद करने वाला खेल है, इसमें आपको फिटनेस की जरूरत पड़ेगी। तो 38 साल के होकर भी इन्होंने ये मैच संभाला हुआ है, ये पूरा गेम संभाला हुआ है। तो और सबसे पुराने खिलाड़ी कौन हो चुके हैं? तो आप देखोगे नोवाक जोकोविच, ये भी रिकॉर्ड इनके नाम अभी तक शामिल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु वॉज नेम्ड एज पंजाब किंग्स कैप्टन फॉर आईपीएल 2025? ठीक है, आईपीएल 2025 का ये तो सभी बता दोगे, है ना? तो ये सारे के सारे सवाल इंपॉर्टेंट है बच्चों आपको। तो श्रेयस अय्यर की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है, श्रेयस अय्यर, ठीक है, याद रख लेना। आईपीएल 2007 में शुरू हुआ था, टोटल 10 टीमें इसमें हिस्सा लेती हैं, टोटल 10 टीमें हैं, ठीक है बच्चों। तो पंजाब किंग की जो कैप्टन के रूप में आप लोग देखोगे तो श्रेयस अय्यर को चुना गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच कंट्री विल कॉमेमोरेट 2026 एज द डुअल ईयर के रूप में कौन सा देश ने भारत के साथ मिलकर के एक डुअल 2026 को डुअल ईयर का एक खिताब दिया था? तो पहले देखो डुअल ईयर होता क्या है। डुअल ईयर, ठीक है बच्चों, डुअल ईयर तो आमतौर पे हम वो ईयर बोलते हैं जो कि इस साल शुरू हुआ और अगले साल खत्म हो। जैसे कि हमारा फाइनेंशियल ईयर होता है ना, एक 1 अप्रैल से लेकर के अगले साल 31 मार्च तक चलेगा, है ना। तो ये सारी चीजें तो आप लोग देखोगे डुअल ईयर के रूप में इंडिया और स्पेन ने 2026 को नामित किया है कि भाई 2026 हमारे लिए क्या है, 2026 हमारे लिए क्या है, तो डुअल ईयर है, ठीक है बच्चों। क्या है ये? डुअल ईयर के रूप में हम इसको जानते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। और ये डुअल ईयर क्यों मनाया जाता है? कि दो देश मिल करके सांस्कृतिक सहयोग करते हैं एक दूसरे के देशों में अपने अपने कल्चर को बढ़ावा देने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे को हेल्प करते हैं, मतलब दोनों मिल करके अपने कल्चर को, अपनी शिक्षा को, अपनी संस्कृति को बढ़ावा देने की कोशिश यहाँ पे करते हैं। तो दोनों देश एक दूसरे के साथ संबंध बहुत मजबूत करते हैं, इसलिए डुअल ईयर बोलते हैं। तो 2026 को डुअल ईयर इसीलिए कहा जा रहा है। चलिए बच्चे, नाउ व्हाट माइलस्टोन वाज अचीव्ड बाय इसरोस स्पेडेक्स मिशन? अब देखिए एक स्पेडेक्स मिशन है इसरो का, ठीक है, स्पेडेक्स मिशन है इसरो का, क्लियर पॉइंट। अब देखिए कि ये इसरो के स्पेडेक्स मिशन में ने कौन सी उपलब्धि हासिल किया है। तो स्पेडेक्स मिशन क्या है? स्पेडेक्स मिशन ये होता है कि जैसे मान लीजिए कि ये पृथ्वी है ना, ये पृथ्वी है, यहाँ पर एक ग्रह है और यहाँ पर एक ग्रह है। तो इसका अगर फ्यूल खत्म हो जाए तो ये ग्रह इससे संपर्क कर सके, ये ग्रह क्या कर सके, इससे संपर्क कर सके और इससे फ्यूल ले सके, यानी कि दो ग्रह आपस में संपर्क कर सके, ठीक है। इसके लिए स्पेडेक्स मिशन चलाया गया था। और किसने चलाया था? तो इसरो ने चलाया था, ठीक है, इसरो ने चलाया था। तो आप देखोगे कि ये एक ट्रायल पॉइंट था कि एक हमने डेमोस्ट्रेशन करके देखा, तो हमारा डेमोस्ट्रेशन सही रहा। स्पेसक्राफ्ट डॉकिंग टेक्नोलॉजी डेमोस्ट्रेशन, यानी कि रुकेंगे स्पेसक्राफ्ट और एक दूसरे के साथ जो फ्यूल एक्सचेंज करेंगे, जब भी जिसको जरूरत होगी वो फ्यूल ले लेगा, जिसके पास एक्स्ट्रा होगा वो फ्यूल दे देगा, इस तरीके की टेक्नोलॉजी। और जनवरी 2025 में सफल डेमोस्ट्रेशन हुआ था इसका, यानी कि हम लोगों ने यहाँ पे इसको प्रॉपर तरीके से यूज करके दिखाया था, प्रॉपर हमारा डेमोस्ट्रेशन सफल हुआ था। Which two beaches in Kerala achieved blue flag certification? ठीक है, ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन क्या होता है? अब देखिए जो तट है ना, समुद्री जो तट है, तो दो समुद्री तट हैं केरला के, आप लोग देखोगे, क्लियर है। और उनको क्या मिला है? तो ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन मिला। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन क्या होता है? एक ऐसा समुद्री तट जो कि साफ सुथरा हो, जो कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट के लिए हो, जो कि एनवायरमेंट को ध्यान में रख करके बनाया गया हो, इस तरीके के जो बीचेस होते हैं उनको क्या दिया जाता है? ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन दिया जाता है। तो आप देखोगे कप्पड़, क्या देखोगे? कप्पड़ और छाल दो बीचेस है, कप्पड़ पहला और छाल जो है दूसरा बीच आप लोगों को दिखाई देगा केरला का, ठीक है बच्चों, केरला का। और ये फी नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये सर्टिफिकेट देता है, ठीक है, फी नाम का एक ऑर्गेनाइजेशन है, ये सर्टिफिकेट प्रोवाइड करता है, ठीक है बच्चों।
चलिए आगे बढ़ते हैं। तो पर्यावरण मानकों के लिए प्रमाण मिला था कि हाँ भैया ये जो बीचेस हैं पर्यावरण को ध्यान में रख करके ढंग से कार्य कर रहे हैं, ठीक है। इससे क्या होता है, पर्यटन बहुत ज्यादा बढ़ता है, टूरिज्म बहुत ज्यादा बढ़ता है। अभी व्हाट एप्लीकेशन डिड एनपीसीए लॉन्च टू एनेबल यूपीआई ट्रांजैक्शन इन यूएई, ठीक है। यूनाइटेड अरब अमीरात में हमारे यूपीआई को यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस को, यूपीआई को यानी कि यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस को इस्तेमाल करने के लिए कौन सा एप्लीकेशन यूज किया गया है, बनाया गया है। तो यूपीआई किसने बनाया था भाई साहब, तो नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, ठीक है। 2008 में इसका गठन किया गया था और आरबीआई के द्वारा ही गठन किया गया था ताकि ऑनलाइन के सारे सिस्टम को ये देख सके। तो अभी यूपीआई का इस्तेमाल यूएई कर सके इसके लिए एक एप्लीकेशन बनाया गया है। तो याद रखना कौन सा, मगनाती, क्या, मगनाती, क्लियर बच्चों। मगनाती एक ऐसा एप्लीकेशन बनाया गया है, ठीक है बच्चों, याद रखना। तो यूएई में यूपीआई लेन देन सक्षम करने के लिए एनपीसीएल ने कौन सा एप्लीकेशन लॉन्च किया है, तो मगनाती, मगनाती, ठीक है बच्चे, याद रखेंगे आप लोग, मगनाती। चलिए नाउ which state launched a power privatization plan for दक्षिणांचल एंड पूर्वांचल। दक्षिणांचल और पूर्वांचल के लिए पावर प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या होता है, पावर प्राइवेटाइजेशन का मतलब क्या होता है, जो बिजली होती है ना वो प्राइवेट लोगों को, प्राइवेट कंपनियों को दे दिया जाए, ठीक है, याद रख लेना। बिजली का क्या कर दिया जाए, निजीकरण कर दिया जाए, निजीकरण कर दिया जाए, ठीक है बच्चों, निजीकरण। और निजीकरण का मतलब क्या होता है बच्चों, ठीक है, कि इसका जो 51% है ना वो निजी हाथों में चला जाए और जो 49% है वो सरकार के पास रहे, सरकार के पास रहे, ठीक है बच्चों, इसी को निजीकरण कहते हैं। तो उत्तर प्रदेश जो अब सरकार है इसने घोषणा किया है कि भैया ये बिजली से रिलेटेड जितने भी ये कंपनियां हैं ये प्राइवेट है, अप्लाई कर सकती हैं और हम लोग 51% जो है बिजली का निजीकरण कर रहे हैं यानी कि प्राइवेटाइजेशन करेंगे। तो दक्षिणांचल और पूर्वांचल के लिए पावर निजीकरण योजना किस राज्य ने शुरू की थी, तो आपको उत्तर प्रदेश दिखाई देगा, ठीक है बच्चे। चलिए विच कंपनी लॉन्च द लैपटॉप असेंबली लाइन इन चेन्नई अंडर PLI 2, ठीक है, प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम, प्रोडक्शन लिंक्ड, ठीक है याद रखना, इनिशिएटिव, ठीक है याद रखना। तो PLI 2.0 स्कीम जो है, ठीक है, PLI, ठीक है, प्रोडक्शन लिंक्ड इनिशिएटिव कहते हैं, यानी कि जो जितना ज्यादा उत्पादन करेगा उसको उतना ही ज्यादा इंसेंटिव मिलेगा, प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। तो पीएलआई यानी प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव का दूसरा वर्जन जो योजना शुरू किया गया के तहत चेन्नई में लैपटॉप असेंबली लाइन किस कंपनी ने शुरू किया है, तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा बच्चों, सिरमा एसजीएस, सिरमा एसजीएस ने शुरू किया है। प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव को बढ़ावा देने के लिए रखना, इलेक्ट्रॉनिक्स विनिर्माण को बढ़ावा मिला है इस चीज से और केंद्र सरकार ने PLI 2 योजना के अंतर्गत किया है ये स्कीम की, जो भी जितना ज्यादा प्रोडक्शन करेगा उसको उतना ही ज्यादा हम लोग इंसेंटिव देंगे, ठीक है बच्चों। चलिए तो ये आज का सेशन है बच्चों, इसी तरीके के और भी रिवीजन सेशन में आप लोगों को लेकर के आता रहूंगा और बहुत ज्यादा डिटेल में मैं नहीं जा सकता बच्चों क्योंकि आपको पूरे महीने का, जनवरी का आपको पूरा ब्लूप्रिंट मिल गया होगा, तो पूरे महीने का 4 दिन में, फिर फरवरी 4 दिन, मार्च अप्रैल मई जून पूरा आपको ये कवर कराना है मुझे 2025 का, फिर उसके बाद 2026 में आना है। तो तमाम चीजें बहुत ज्यादा हो जा रही हैं, तो आप लोगों को मैं इसी तरीके से बहुत फास्ट ट्रैक रिवीजन दूंगा, तो आप लोग फास्ट ट्रैक तरीके से ही पढ़ेंगे और फास्ट ट्रैक तरीके से ही रिवीजन का नोट्स भी बनाएंगे। चलिए दोस्तों कल फिर मिलूंगा आप सभी से, तब तक के लिए आप लोग अपना ध्यान रखेंगे। जय हिंद।